नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो दिल्ली में योगी कितने उपयोगी, या ये कहें कि क्या होंगे उपयोगी, क्योंकि उपयोगी का जो पैरामीटर है वो अभी गर्त में, भविष्य के गर्त में। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि योगी कितने उपयोगी। और अब बारी दिल्ली की, क्योंकि इसके पहले हमने हरियाणा में भी देखा और इसके बाद महाराष्ट्र में देखा। यानी स्ट्राइक रेट अगर जाए तो 14 रैली अगर कर दी, मान लीजिए 15 कर दीजिए, तो 12 का स्ट्राइक रेट पलट जाता है, 80 से 90% पलट जाता है। तो अब दिल्ली में सॉफ्ट हिंदुत्व पर हार्डकोर जो प्रत्याशी है, एक तरीके से कहें कि प्रचारक है, स्टार प्रचारक, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है और अब उनकी एंट्री हो चुकी है। अब इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में एक बार से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि योगी की एंट्री हो रही है। और अब आप समझिए कि 14 रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के अंदर। समय चूंकि कम है, काम ज्यादा है, तो 4 दिन में 14 रैली, कितना इंपैक्ट डालेगा ये इनकी जो 14 रैली है। हालांकि विपक्ष कह रहा है, यानी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समर्थन, मतलब समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है, वो कह रहे भाई इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिंपल यादव कह रही इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट और सॉफ्ट हिंदुत्व पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, हार्डकोर वाली, वो किसी से छुपी नहीं। और 14 रैली करेंगे एक के बाद एक। अब इस पर कितना स्ट्राइक रेट उनका रहता है, कितना इंपैक्ट पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन योगी दिल्ली में कितने उपयोगी होने वाले हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखिए। मात्र 2 हफ्ते का समय बचा है दिल्ली विधानसभा के संग्राम में। ऐसे में बीजेपी ने अपने ब्रह्मास्त्र को इस चुनावी युद्ध में उतार दिया है। इस ब्रह्मास्त्र की आहट से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हलचल का माहौल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो सनातन के सबसे बड़े चेहरे और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। यह हलचल इसलिए क्योंकि हरियाणा का नतीजा सभी को याद है, जिसके चुनावी युद्ध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, फटेंगे तो कटेंगे। इस 3 शब्द के सहारे हरियाणा और महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी पर तो बीजेपी विराजमान हो गई, लेकिन क्या दिल्ली में भी ये बयान आम आदमी पार्टी के लिए आफत बनेगा? क्या योगी के ये 3 शब्द 26 साल का सूखा बीजेपी के लिए खत्म कर पाएगा? क्या सपा के समर्थन के असर को बेअसर करता हुआ सीएम योगी का ये बयान नजर आएगा? देखना दिलचस्प होगा। आदित्यनाथ की एंट्री और खतरे की घंटी बज चुकी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नवीन शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी, और राकेश अहिर, नेता समाजवादी पार्टी, और थोड़ी देर में हमारे साथ समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं राकेश जी आपके साथ। दिल्ली में आप लोग समर्थन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और अपने अपने लेवल पर आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व वाला कार्ड चल रही, लेकिन अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री, कितना डैमेज, कितना कंट्रोल, कितना पैनिकपन? राकेश जी। राकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, राकेश जी तक मेरी आवाज जा नहीं रही। नवीन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से भाई हार्डकोर हिंदुत्व हो या सॉफ्ट हो, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई तो आप लोग के चेहरे पर मुस्कान और जो दिमाग में थोड़ी टेंशन है वो तो कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्राइक रेट हरियाणा में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, जहां जहां वो गए वो स्ट्राइक रेट दिखा, और अभी उपचुनाव में भी देखने को मिला। तो मतलब आप लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि अगर 14 रैली हो गई और स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया उनका, तो फिर आप लोग का तो 1/3 तो नैया वैसे ही पार हो जाएगी। नवीन शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार शिवम जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम सब प्रदेशवासी और एक एक कार्यकर्ता कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली में
प्रचार करने का अवसर मिल रहा है, ये सनातन धर्म के लिए बड़ा सम्मान की बात है। जो भी हमारे सनातनी भाई हमारे दिल्ली में पूर्वांचल से और पश्चिम से सब संबंधित थे, वो सभी लोग चाहते भी थे कि हमारे माननीय योगी जी वहां पर अपने विचारों को रखें। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव है, ये सभी को पता है भाई। देखिए, हिंदुत्व राजनीति अलग चीज है, मगर वो सनातन धर्म से आते हैं तो उनके अंदर तो हिंदुत्व के सम्मान की ही बात होगी। रही बात, वो मुख्यमंत्री है तो उन्होंने सभी के सम्मान का काम हमेशा उत्तर प्रदेश में किया है, और उसका प्रचार प्रसार पार्टी की गतिविधियों से अलग होता है। नहीं नवीन जी, सनातन का सम्मान कैसे करेंगे? बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, सबसे पहले आप भली बात समझ लीजिए, उन्होंने यही एक संदेश दिया है कि भाई बटना नहीं है हमें, और मोदी जी ने उसी संदेश को और बेहतर तरीके से जन जन मनुष्य तक पहुंचाया है कि एक है तो सेफ है। तो जो विपक्ष ये सोच रहा है कि बांटने का काम कर रही है पार्टी, वो बांटने का काम नहीं कर रही है। हम लोगों का एक ही चीज, एक ही मंत्र है कि हमें राष्ट्र के हित में सोचना है, जो जिसमें हमारे हर जनमानस की सेवा हो पाए। अगर दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 14 सीटों पर अगर प्रचार करेंगे, तो आप ये भली बात समझ लीजिए 70 सीटों पर हमारी जीत की कामनाओं की लहर और मजबूती से मजबूत हो जाएगी, जो हर एक कार्यकर्ता को जीवंत करने का काम करेगी। और वैसे भी इस बार हम लोग दिल्ली में आएंगे और बहुमत से आएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ये स्वीकार कर लिया है कि अब हमें केजरीवाल जी को वहां सीएम नहीं बनाना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचकर कार्यक्रम किए हैं, जनता के पैसों का हनन किया है, शीश महल बना लिया। इससे गरीबों का भला नहीं हुआ सर, उन्होंने अपने लोगों को भला किया। और उनके पार्टी के अंदर अब आप खुद देख लीजिए कि पार्टी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार केजरीवाल नहीं आ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत से बनेगी। और हमारे योगी जी महाराज का हम सब लोग धन्यवाद, आभार करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने परचम लहराया और दिल खोल कर प्रचार किया है, वैसे ही दिल्ली वासियों के लिए भी हृदय से वो प्रणाम करने जरूर आएंगे। ठीक है नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी राकेश जी, भले आप लोग आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भाई 14 रैली करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आप सबको पता है कि महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा, वो स्ट्राइक रेट देखने को मिला, फिर चाहे वो बटेंगे या कटेंगे हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट तो आप लोग को पैनिक करता है। पैनिक है आप लोग, क्योंकि 14 रैली होनी है उनकी 4 दिन में। दरअसल शिवम जी, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो 14 की जगह जो है 44 भी कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। जब उपचुनाव मिल्कीपुर में वो अभी तक 6 बार जा चुके हैं, 16 मंत्री उनके लगाए गए हैं, उनकी पूरी महकमा, उनके पूरे आला अधिकारी लगा रहे हैं, वो पूरा नंगा नाच कर रहे हैं लोकतंत्र में। तो वो सत्ता में बैठे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसके पूर्व में हमको ऑडियो नहीं आ रहा था कि हमारे साथी बीजेपी के नवीन शर्मा जी ने क्या कहा, मगर मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में इतने स्तर, नीचे स्तर तक कोई नहीं गिरा जितना नीचे स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के लोग गिर चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि कौन नहीं जानता कि प्रवेश वर्मा अभी नोट बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ, मगर उनपे न ईडी की जांच हुई, न उनके सीबीआई, न उनके पीआईबी, न चुनाव इलेक्शन कमीशन, कोई उस पर एक्शन नहीं। अगर यही विपक्ष के कोई नेता के पास अगर कुछ होता तो अब तक देखते पूरा चैनल और पूरा मीडिया में अब तक हलचल मचा हुआ होता। बिहार में गैंगवार हो रहा है, इनके वहाँ सुशासन, अभी यही बीजेपी से गठबंधन न होता तो जंगल राज का अभी तक हमको लग रहा है कि पानी पिलाना पड़ता है लोगों को। कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको पता है कि कैसे झूठ को परोसा जाएगा और झूठ कैसे परोस कर ये जनता को गुमराह कर। ठीक है राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम फिर जुड़ेंगे आपसे। समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। समर सिंह जी, अभी तक तो बड़े बड़े दावे हो रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और आपकी तरफ से। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है और सबको पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई तो फिर पोलराइजेशन तो होना ही होना है। भाई जाहिर सी बात है, अब चाहे आप ग्रंथियों को 18,000 दे दीजिए या फिर पुजारियों को 18,000 दे दीजिए, अब जब वो आएंगे तो ध्रुवीकरण होगा, तो फिर 14 सीट पर वो डैमेज तो करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं?
समर सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? समर सिंह जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आप? तो देखिए, चुनाव के अंदर ये योगी आदित्यनाथ जी का जो विनाश का मॉडल है, कोई भी नहीं चाहता है कि दिल्ली उससे जो है उसको छुए वो। कारण यह है कि दिल्ली ने पहले ही अपने कईयों कार्यकालों में आम आदमी पार्टी के ये चीज देख ली है कि विनाश किस प्रकार से होता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी को इसका मौका मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी की जो राजनीति है वो पूर्णतः जो है वो नेगेटिव प्रोफाइल पे चलती है, जहाँ पर आप देखें ये काटने बांटने, तलवार रखने, गर्दन उखाड़ देने और इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन जो है दिल्ली की जनता है वो बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता को विकास चाहिए, जो विकास शीला जी के कार्यकाल में था, जो विकास कांग्रेस के कार्यकाल में था, जो हमने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्रयास किया, वो दिल्ली की जनता को चाहिए। दिल्ली की जनता को इस प्रकार की फूहड़ राजनीति, खून एक दूसरे की खून की प्यासी राजनीति की कोई चाहत नहीं है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी इस चीज के अंदर नाकाम रही है हमेशा, दिल्ली के अंदर भी, और आने वाले समय में भी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो कांग्रेस के कार्यकाल में। हाँ समर सिंह जी, मेरा सवाल ये है, अभी हरियाणा में आप लोग का तो पूरा माहौल बन गया था ना, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है, फिर बटेंगे तो कटेंगे आता है, और आप कहते हैं विनाशकारी। अगर ऐसा ही था तो भाई आपके हाथ से चुनाव कैसे निकल गया? आप तो अच्छी बातें कर रहे थे ना। जी, मैं वही बताना चाहता हूँ कि चुनाव जो है वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में और महाराष्ट्र में जीती है, उसके ऊपर तो शोध करने का विषय है कि सारे डीएम, सारे सीएम, सारे एसपी, सारे कलेक्टर। शोध की बात कर रहे हैं तो आपके पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो जीतने का जो दायित्व है वो आप ईवीएम पे लगा देते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो शोध तो आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये मामला हमारे यहाँ क्यों लाए हो, ये तो जनता ने चुना है, और आप हारते हैं तो ईवीएम, जीत जाएंगे जैसे आदरणीय प्रियंका गांधी जी अभी कितने लाख वोट से जीत के आई, तो ईवीएम से समर भाई वोट पड़े होंगे वहां पे, और वहां भाजपा तीसरे स्थान पे पहुंचा। तो क्या वहां पर किसी भी प्रकार से हमने इल्जाम लगाया? नहीं लगाया ना, क्योंकि भाई एक मिनट नवीन शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी समर सिंह जी का समय है तो उन्हें बोले दीजिए। समर सिंह जी बोलिए। तो कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विनाश का मॉडल अब किसी भी प्रदेश में नहीं चलेगा, और जिन प्रदेश में भी यानी कि जो सरकार बनी है वहां पर जाकर आप देख लीजिए किस प्रकार के साथ में ईवीएम के घोटाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव के अंदर हमने देखा, सुनने तो लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि एक समुदाय विशेष की महिला के ऊपर एक सिपाही पिस्तौल ताने खड़ा है उसे वोट नहीं देने के लिए। तो इस प्रकार की तस्वीरें हमने देखी कि 99-100% की ईवीएम जो थी वो महीने भर बाद भी जो थी चार्ज थी। ये हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर की एक गांव के अंदर लोग मॉक पोलिंग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारा जीत कैसे गया। ये तस्वीरें हैं, और इस सच की तस्वीर ये मनगढ़ंत नहीं है, आपके चैनलों ने ही कवर करके लोगों तक पहुंचाई है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है, हरियाणा की आपने बात करी थी, तो वहां पर तो जो है मॉरली हमारी जीत है, महाराष्ट्र में मॉरली इंडिया गठबंधन की जीत है, मध्य प्रदेश में हमारी जीत है। ये घोटाले करके और घपले करके और चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखकर अगर जीत भी लेते तो जीत जनता की दी हुई नहीं है, इनकी छीनी हुई जीत है। जनता से इन्हें मैंडेट छीना है, कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन से इन्हें मैंडेट छीना है। एक सेकंड समर सिंह जी, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि जहां बीजेपी शासित पहले से राज्य है वहां पर जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों को कंट्रोल कर लिया जाता है। ये झारखंड में जेएमएम का समर्थन है आपको, इस हिसाब से तो वहां की पूरी प्रशासन आपके पास है, तो आपने भी यही किया वापसी सत्ता में वापसी के लिए? क्या होता है ना कि जो आदमी चोर होता है, सुनेगा, वो अगर रोज किसी कंपनी से चोरी कर रहा है ना तो इतनी चोरी करता है जितना उसको उसके मालिक को और लोगों को पता ना चले। जम्मू का, अभी ये मुझसे मेरे मित्र बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर कैसे जीत गए, ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण राज्य होते हैं, देखिए महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र की झारखंड है, आप बता दीजिए। आपके लिए महत्वपूर्ण ज्यादा विधायक कहाँ पर है? मतलब आपकी एक मिनट समर सिंह जी, ये तेलंगाना आप इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे, हिमाचल आप इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे, कर्नाटक आप इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे, आपको लग रहा है महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट है, बाकी 3 राज्य इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं वही कहता हूँ। केरल की बात करते हैं, मेरे भाई ने भी, नवीन जी ने केरल की बात करी। केरल में कितने विधायक आपके? पहली बार शायद खाता खुला है आपका, ठीक है, कितने सालों में? पूरे आजादी से लेकर। तो हमने कभी ईवीएम पे इल्जाम नहीं लगाया सर, भारतीय जनता पार्टी कभी ईवीएम पे इल्जाम नहीं लगाया। लोग बता देंगे आपको,
वहाँ के लोग बता देंगे ऐसे आपको। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बता दिया, महाराष्ट्र की जनता ने आपको बता दिया, हरियाणा की जनता ने आपको बता दिया। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आपको रास्ते से हटा दिया। और माननीय एक मिनट नवीन शर्मा जी, वो समर सिंह साहब कह रहे हैं कि विनाशकारी राजनीति करते हैं आप। अब मुख्यमंत्री आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे करेंगे, और उसके बाद तमाम विवादित नारे होंगे। 2020 के चुनाव में भी हमने देखा था, विधानसभा में उस तरह का इंपैक्ट पड़ा था, नारे उस वक्त भी आए थे, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। फिर वापस केजरीवाल रिपीट करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बाकी राज्यों की तुलना में क्या दिल्ली में योगी उतने उपयोगी हो पाएंगे? इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में। नवीन शर्मा, देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा शिवम जी, हमारे साथी बैठे हैं कांग्रेस के, इनके विनाशकारी के पूरे परिणूप कार्यक्रम करने के जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया, तो इनका विनाश तो समाजवादी पार्टी कर रही है दिल्ली में। कांग्रेस का विनाश करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, इनके साथी गठबंधनों का, इनके पीडीए गठबंधन के लोगों का हाथ है। और भारतीय जनता पार्टी खुले दम से लड़ रही है और अच्छे विचारों से लड़ेगी। वहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। दूसरी चीज, योगी जी के जो भी संदेश हैं वो आप सम्मानित हैं। उन्होंने एक ही मंत्र दिया है, भाई आपको साथ में रहकर देश के विकास की बात करनी है। दिल्ली राजधानी है और वो पूरा केंद्र शासित राजधानी है। आज की डेट में अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक हो जाए तो जो बहुत से ऐसे काम है, जिन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो केजरीवाल जी ने लागू नहीं की केंद्र से, अगर वो वहां लागू हो जाएंगे तो विकास चलिए ठीक है, आगे बढ़ेगा। नवीन शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, नवीन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को बेड़ा गर्क करने में हमारा उतना रोल नहीं है जितना समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि भैया नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में वो राहुल गांधी, लेकिन आप समर्थन केजरीवाल का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पूरी आपने कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में उतार दिया सिर्फ अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है किसी एक का सपोर्ट करिएगा तो फिर कांग्रेस के अपोजिट जाइएगा ना महाराज। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथी, हमारी आवाज जा रही है? हमारी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। गठबंधन जो हुआ था वो लोकसभा के लिए हुआ था। क्षेत्रीय दल का चुनाव सब अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने का कोई गठबंधन। जैसे आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी लड़ी थी। मैं कह रहा हूँ नवीन भाई, फिर आप ही तय कर लीजिए। नवीन जी एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके। नवीन जी एक एक करके बात रखते हैं, सब अपनी बात रख लेंगे, सबको पूरा मौका मिलेगा। बोलिए राकेश जी। जैसे हमने एमपी में अकेले चुनाव लड़ा, आप देखे होंगे महाराष्ट्र में हमने चुनाव लड़ा, हमने कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा। तो क्षेत्रीय जो स्टेट के असेंबली चुनाव है वो अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। और लोकसभा के लिए गठबंधन बनाया गया था, लोकसभा के लिए आज भी हमारा कांग्रेस से व्यवहार जैसे कल था वैसे आज भी, उसमें कोई मतभेद नहीं। अच्छा ठीक, राकेश जी मैं आपके पास हूं। समर सिंह जी, राकेश जी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि सारा जो अलायंस था वो लोकसभा चुनाव तक था, फिर आप लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में एक सीट भी नहीं लड़े, उल्टा समर्थन कर दिए इनका। अब ये तो दिल्ली में आके केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग क्या वो मतलब अधिक प्यार में पड़ने के बाद वो कहते हैं ना कि समझ में नहीं आता है, मन को भाग गई भूतनी तो फिर परी क्या चीज है। आप लोग प्रेम निभा रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, वहां दिमाग लगाया जा रहा है। शिवम जी, कांग्रेस मुक्त भारत। हाँ ठीक है, नवीन शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। समर सिंह जी जवाब दीजिए। ये देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया अलायंस जहाँ तक बात है, उसका जो गठन हुआ वो एक फासीवादी ताकत को देश के संविधान को बदलने से रोकने के लिए हुआ। तो बात यह है कि हम संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं। हम ईवीएम हैक नहीं करते हैं। हम शराब बंटवारा, गोली चलाना, ईवीएम हैक कर लेना, मतपेटी लूटने वाली पार्टी जो है वो देखी हमने कौन सी होती। तो खैर ये तो बात रही उसकी। और आप आज के चर्चा का विषय जो है वो योगी जी की एंट्री है। तो फरवरी के अंदर जो है कनाडा के अंदर एक सेकंड ना समर सिंह जी ऐसे आप बाईपास से नहीं निकल पाएंगे। समर सिंह जी, अभी आपने कहा कि संविधान बचा रहे हैं हम। आप संविधान के सबसे बड़े बचाने वाले, तो समाजवादी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास क्यों जा रही है? आपके पास आना चाहिए भाई, आप पुरोधा आदमी हैं, सामने आप खड़े हैं, फ्रंट पे आप खड़े होकर लीड कर रहे हैं, समर्थन किसी और को मिल रहा है। देखिए मैं बोलता हूँ नवीन जी को कर लीजिए। नवीन जी सुनिए तो, नवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, बोलिए। पहली बात संविधान की जब भी हम बात करते हैं तो उसको जो है बराबरी का अधिकार मिलता है। वहाँ पर जो है
दासता नहीं होती, वहाँ पर स्वतंत्रता होती है और हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपना चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को, हर दल को है और हम उस चीज से सम्मान भी करते हैं। अब क्यों वो किसके पास कौन जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये उनकी एक लिबर्टी है जो कांग्रेस पार्टी ने दी है इस देश को, तब जाके भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आज पैदा हो पाई। अगर जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, ये कांग्रेस ने 60 साल पहले किया होता तो ये पैदा ही नहीं होती इस पार्टी को, समझे ना। तो हम जो है पार्टी जो है संविधान का पे भरोसा रखते हैं, संवैधानिक ताकतों के साथ में जुड़ते हैं, संविधान को संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता और उसकी वर्कशिप से स्वतंत्रता और सभी तरह के फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं, तो हम देने में विश्वास रखते हैं। तो एक समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी है चुनाव, हम बेशक उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको अपना दुश्मन मान लें, हम उनकी गर्दन पे तलवार रख दें, हम उनके घर पे ईडी पहुंचा दें, हम उनके घर पे अरे सर दूसरी बात समर सिंह जी, ये वो कहते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी है, तो ये प्रेम भी अजब है और कहानी भी गजब है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा समर सिंह जी। दूसरी बात एक बात सुन तो सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। कि अगर योगी आदित्यनाथ जी के आने से चुनाव के अंदर बहुत परिवर्तन होता है तो जर्मनी, फिलीपींस और कनाडा के अंदर चुनाव है, वहां भेज दीजिए। हर जगह की हर डेमोग्राफिक जो रीजन है उसकी अलग डिमांड होती है। अब आप चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी लोग हिंदू मुस्लिम करें और दिल्ली के कनॉट प्लेस को खोद के उसके नीचे से मंदिर निकालें और दिल्ली के बड़े बड़े स्टेडियम जो है उनको खोद के उसके अंदर से मंदिर और मस्जिद निकाला जाए, तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो चाहती कि इस प्रकार उसको जो है वो चाहिए। देश के अंदर सबसे पहले आधुनिक मेट्रो की बात है ना, पहले मेट्रो तो कलकत्ता में थी, लेकिन सबसे आधुनिक मेट्रो जो है वो दिल्ली में चालू हुई। उत्तर प्रदेश। ठीक है समर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, आज टॉपिक पे ही रहते हैं। नवीन शर्मा जी, समर सिंह साहब कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये मामला सारा ईवीएम का है। आप लोग ईवीएम हैक कर लेते हैं और इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी साबित हो जाती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी का उपचुनाव हो। आप पुलिस प्रशासन के दम पर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला देते हैं। नवीन शर्मा जी, विवादित बयान एक आप लोग का ये पावरफुल है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आप लोग डराकर धमकाकर तुष्टिकरण वाली राजनीति करके आप योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं और ईवीएम का मतलब सारा खेल है यहाँ पे। बाकी नेताओं का कोई इंपैक्ट नहीं, नेताओं का इंपैक्ट है तो कह रहे कनाडा में चुनाव है, जाके वहां पर प्रचार प्रसार कर दे भाई। देखिए, सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पार्टी के एक कार्यकर्ता थे और जिस तरह पार्टी पूरे भारत में कहीं भी चुनाव लड़ती है तो अपने किसी भी कार्यकर्ता की ड्यूटी वहां लगा सकती है, क्योंकि उसके कार्य को आगे बढ़ाने का काम पार्टी का होता है। अब आज हमारे ब्रह्मांड के तौर पे जैसे बोल सकते हैं कि माननीय योगी जी ने हरियाणा में प्रचार किया, ठीक है, कांग्रेस का क्या हाल हुआ सबको पता है। महाराष्ट्र में प्रचार किया, कांग्रेस तो ऐसे दौर से गुजर के आ गई है कि शायद हमें लगता है 5 साल कहीं दिखाई नहीं देगी। अब दिल्ली में जब हम आए हैं तो जब योगी जी का दिल्ली में आगमन हो रहा है तो सबसे तकलीफ आपको बता दूं किसको होगी, वो कांग्रेस को होगी। कारण क्या है, उनका साथी समाजवादी पार्टी वो भी उनके साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं कांग्रेस के ही खिलाफ हमेशा रहे, भाजपा के खिलाफ तो तब सत्ता में काबिज हो गए थे, तो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही आए थे। दूसरी चीज, लोकसभा में इनके गठबंधन बनते हैं, लोकसभा में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर दिल्ली की जनता को उल्लू बनाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार के जो सारे इल्जाम आदरणीय कांग्रेस के बड़े नेता श्री संदीप ऋषि जी ने लगा दिए केजरीवाल पे, यही लोकसभा में उनके लिए प्रचार कर रहे थे। तो जनता तो वहां देख रही है ना, तो जरूरत किसकी है, एक सिंघम की। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो ईमानदार नेता जितने हैं उन सभी को वहां भेजा है और योगी जी ने प्रचार करने जा रहे हैं, जनता के दिल को जीतने जा रहे हैं। और क्या हमारे पूर्वांचल के भाई और साथी क्या माननीय योगी जी को नहीं पसंद करते? हमारे पूर्वांचल से महाराज जी आते हैं, हमारे पूर्वांचल के लोगों का सम्मान होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस परेशान है अपनी हार से, कांग्रेस भाजपा से परेशान नहीं है। कारण क्या है, वो अपने साथी दलों को रोक नहीं पा रही है। वो अपने साथ जब अपने साथियों को नहीं रोक पा रही है तो आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से कैसे रोक लेगी, जरा आप ये बताइए। दूसरी चीज, इनके पास आखिरी में भी रिजल्ट आएगा, कमर साहब आके कहेंगे कि भैया ईवीएम हैक हो गया, नहीं तो हमारी सरकार बन गई थी और हमारे यहाँ सीएम साहब शपथ ले चुके होते। दूसरी चीज, दिल्ली में केजरीवाल साहब जितनी बार से भी सीएम बने हैं, एक बार कांग्रेस ने इल्जाम क्यों नहीं लगाया कि ये ईवीएम से हैक करके जीत रहे हैं? जरा बताइए भाई, वहां तो दिल्ली की जनता वोट दे रही है ना भाई, हम भी हारे,
ये भी हारे, मगर इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ईवीएम हैक किया अरविंद केजरीवाल जी ने। भाई कहना चाहिए ना, क्या ईवीएम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए बना है क्या? आप चलिए बोलिए ठीक ना। है नवीन शर्मा जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। समर सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राकेश जी के पास जाना जरूरी है। राकेश जी, क्या आपको भी यही लगता है कि मामला सारा ईवीएम पर आकर अटक जाता है? ये अगर सब कुछ ठीक ठाक है भाई, तो भाई आम आदमी पार्टी भी तो वही खेल खेल रही है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि तुष्टिकरण आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है? भाई ग्रंथियों को 18,000 दे देंगे, पंडितों को 18,000 दे देंगे, मौलवी 18 महीने से घूम रहे थे, तो अब तो वहां पे नहीं दिखा। क्या ये तुष्टिकरण नहीं हो जाता है? अचानक से आपका पैरामीटर बदल जाता है, और जब वही मुख्यमंत्री आकर दिल्ली में प्रचार करते तो आप कहते देखिए तुष्टिकरण करेंगे, अब आएंगे हिंदू मुस्लिम करेंगे। भाई आप भी तो वही कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आप परोक्ष कर रहे हैं, कर तो आप भी रहे ना भाई। राकेश जी देखिए, मैं नवीन जी ने जैसे कहा, मैं उनको खास कर कह रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी सदन में ईवीएम के पक्ष में नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं अगर 80 की 80 सीटों जीत के आऊंगा तब भी मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं। तो राकेश जी, अगर ईवीएम पर सवाल उठाना है तो 80 के 80 जीतना नहीं है, 80 के 80 जीतना, और 80 सांसदों को बोलिए कि हम ईवीएम वाला सांसद नहीं बनाएंगे, हम बर्खास्त करते हैं 80 सांसदों को, तब तो माना जाए महाराज। लेकिन मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आप भी ऐसे तर्क दे रहे हैं। आप नहीं राकेश जी, ये जो आप कहते हैं ना कि भाई तेलंगाना में सरकार बनी तो हम नहीं मानेंगे, कर्नाटका में बनी तो हम नहीं मानेंगे, मतलब झारखंड में बनी तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में बन गई तो भैया ईवीएम हैक हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम पे ऐसे दर्जनों जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग क्यों अभी तक एक्शन नहीं लिया? नहीं वही कह रहा हूँ राकेश जी, आप एक काम करिए, अखिलेश यादव जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए, चले जाइए ईवीएम लेके सुप्रीम कोर्ट के पास, और वहां पर बैठ के टाइपिंग मशीन करवा दीजिए, देखिए हैक हो गया मामला, हम दिए वोट समाजवादी पार्टी को, दिए अरविंद केजरीवाल को, चला गया बीजेपी को। अभी नवीन जी को जितना मौका आपने दिया, अच्छा नहीं बोलिए राकेश जी, पूरा मौका दूंगा मैं आपको। नहीं, बस सुनूंगा। आपका जो आरोप था ना, बस उसी का जवाब था, बोलिए। जब भाजपा के लोगों को बुलवाना, बोलिए राकेश जी, बोलिए। तो क्या मतलब है फिर? अभी मैंने देखा पूरे डिबेट में सबसे ज्यादा नवीन शर्मा बोले। नहीं आपको पूरा समय मिलेगा राकेश जी, मौका देके और चुप हो गया। नहीं बोलिए। ईवीएम के सवाल में कह रहा हूँ कि दुनिया के तमाम जो है विकसित देशों ने जो है ईवीएम नहीं लागू किया, तो क्या वहाँ लोकतंत्र जो है जिंदा नहीं है? जब देश की तमाम टेक्नोलॉजी अभी बड़ी वेबसाइटें सरकार के हैक कर ली जा रही, तो ईवीएम कैसे सुरक्षित है? अभी तक ईवीएम चुनाव इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बताया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ नवीन जी से, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बैटरी कैसे 99% जो है चार्ज रह सकती है? पूरी दिन भर अगर चली हुई मशीन 99% कैसे चार्ज रह सकती है? क्या अगर सवाल लगातार अगर ईवीएम पे उठ रहे हैं पिछले 3-4 चुनाव से, तो क्या ईवीएम को हटाना चाहिए? नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर ईवीएम हटा के लोकतंत्र में बैलेट पेपर से चुनाव हो तो उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा और जिंदा होगा। ठीक। और दूसरी चीज सुन जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दे की राजनीति नहीं की, भटकाव की और सांप्रदायिकता की राजनीति की। अभी इनसे पूछ दीजिए नवीन जी, सांप्रदायिक की राजनीति हम राकेश जी करेंगे तो दिल्ली, मैं कह रहा हूँ कि आप अभी नौकरी और शिक्षा, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा की बात अभी कर दिया जाए, तो अभी नवीन शर्मा के पास कोई जवाब नहीं होगा कि शिक्षा पे इन्होंने कितना काम किया, चिकित्सा पे इन्होंने कितना काम किया, सुरक्षा पे कितना काम किया। ये मंदिर मस्जिद गाय की बात तो करते हैं। मैं कह रहा हूँ इन्हीं के मिनिस्टर हैं, नंद किशोर गुर्जर इन्हीं के विधायक हैं, इन्होंने इनके विधायक ने कहा कि भैया हमको वोट दीजिए, रोज काटी जा रही तनख्वाह दूंगा। वहाँ आप उन पे कितनी कार्रवाई की अगर आप गलत हैं तो? मैं कहा आपके विधायक ने कहा 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काटी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके विधायक की बात कर रहा हूँ। कोई भी तरीका तर्क सही चलिए ठीक है, 1 मिनट देखिए, समय का थोड़ा अभाव है। नवीन जी, राकेश जी 1 मिनट, समर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से समर सिंह जी जल्दी से। ये ईवीएम की जहाँ से बात चल रही है, तो पूरे देश की कई जितने भी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और एनडीए को छोड़कर फिलहाल ये सब, और एनडीए की भी जो अन्य घटक दल है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, ये एक समय पे कहते थे कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि ईवीएम से वोट हो, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार की जिद है, इसके पास किस प्रकार की मनमानी है, किसी ने नहीं किस कहा। प्रकार की मनमानी, चुनाव का बहिष्कार करिए ना फिर। नवीन जी बीच में बोलने लग चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी आपका भी, समर सिंह जी आपका भी, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अब
दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी कितने उपयोगी होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही।